माई सेल्फ डॉक्टर आफ्ताब आमिर। जैसा कि आपको पता है कि हर साल नम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से एनआरई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तकरीबन साल में 2 मरतबा। एक मरतबा जून में यानी साल के मिड में और दूसरी मरतबा साल के एंड पे यानी नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट होता है। इस साल जून 2025 में जो एनआरई कंडक्ट हुआ है वो नम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये वीडियो उस एनआरई एग्ज़ाम के रिलेटेड है और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि जो इस दफ़ा एनआरई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, एक तो वो काफ़ी टफ़ था, दूसरा ये कि वो एग्ज़ाम जो पिछले 2 से 3 सालों से जो एग्ज़ाम आ रहा है ना एनआरई का नम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो बहुत इजी था एज़ कम्पेयर टू ये जो जून 2025 वाला एग्ज़ाम हुआ उसके रिलेटेड। मैं चूँकि एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाजमी बनाऊँगा हमारे जूनियर्स के लिए या उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी एनआरई की तैयारी शुरू करनी है या एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें एक प्रॉपर ऐसे बंदे से इन्फॉर्मेशन चाहिए जो जिसने खुद एग्ज़ाम दिया हो और उन्हें बता सके कि हमारी दफ़ा जो एग्ज़ाम आया वो किस तरह का आया है। मैं खुद बताऊँ कि हमारी दफ़ा एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ आया। अब जिस भी स्टूडेंट से पूछेंगे जून 2025 का जो एनआरई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ नम्स की तरफ से, वो किस तरह का एग्ज़ाम था। अगर वो पास एमसीक्यूज़ या पास पेपर की तरफ से हिसाब से देखे 2021, 22, 23, 24 की तरफ से, तो वो एग्ज़ाम्स आलमोस्ट बहुत ईजी थे। इसके रिलेटेड ये जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है जून 2025 में, तो इस एग्ज़ाम के रिलेटेड मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कि जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी आइंदा एनआरई एग्ज़ाम में अपीयर होना है और जो अभी नई सिरे से तैयारी करना शुरू करेंगे, जो बहुत जूनियर्स हैं, दूसरे तीसरे साल के जो स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के, और मोस्टली आपको पता है ये एनआरई एग्ज़ाम फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, जो बच्चे चाइना से, रशिया से और ऑल ओवर दी यूरोप जहाँ से भी करके अगर पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तान में वर्क करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, पाकिस्तान में उन्हें पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा पीएमडीसी से। तो पीएमडीसी से लाइसेंस लेने के लिए उन्हें जो एग्ज़ाम देना होगा वो एनआरई एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम के ऊपर प्रॉपर ये मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने सोचा था मैं बनाऊंगा और मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो पॉइंट्स को सामने रखकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्ज़ाम किस तरह टफ़ था और आपने अब अगर तैयारी करनी है तो आपने किस बेस पे करनी है और आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स जो बेहतर रहेंगे तैयारी करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली जो एग्ज़ाम आते रहे हैं पिछले सालों में, उनमें उनको देखते हुए हमारी जो तैयारी का मेन जो मोटिव था ना वो ये था कि हम अपनी जो फ़र्स्ट एड बुक है और सर्जरी की है, डॉगर सर्जरी हो गई, और जो भी साथ एक बुक ऐड करते हैं पैथोमा की, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी, इनको रीड करेंगे सारी, इनको हम क्रैम करेंगे पूरी तरह। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पास एमसीक्यूज़ हैं सारे, जितनी भी आपको पता है बुक्स हैं, ये सब ने पास एमसीक्यूज़ की बुक्स बनाई हुई हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर एमसीक्यूज़ की बुक्स हैं, और मेडिकल की ऐप है और हाफिज़ातिफ़, ये सब की ऐप्स वगैरह सब कुछ आपको पता है। वहाँ से सोचा था कि हमने सारे पास एमसीक्यूज़ वहाँ से कर लेने हैं और इन बुक्स को क्रैम कर लेना है और हमारा पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा। क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में पेपर इसी तरह का आ रहा था कि पास एमसीक्यूज़ जो आते थे ऑलमोस्ट 50 से 60% पास एमसीक्यूज़ होते थे। उसके अलावा कुछ न्यू एमसीक्यूज़ ऐड होते थे, वो भी ऑलमोस्ट पिछली तर्ज के ही होते थे और बच्चे इजीली क्रैम कर लेते थे। 200 एमसीक्यूज़ का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 120 मार्क्स वाला पास होता है, यानी एक एमसीक्यू 1 नंबर का। और होता ये था कि अगर हम पिछले एमसीक्यूज़ करके जाते थे और आपने ये बुक्स पढ़ी होती थी इसी तरह अच्छी तरह आपने क्रैम किए हों, तो आपके 150 टू 140 एमसीक्यूज़ इजीली ठीक हो रहे थे जब हम पिछले पेपर करके जाते थे। इस बार ये हुआ कि हमारे पेपर में 100 एमसीक्यू भी ठीक नहीं थे हो पा रहे प्रॉपर, अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए। ओवरऑल ये होगा कि बच्चों के 120, 130, 140 एमसीक्यूज़ ठीक होंगे, बच्चे बहुत सारे पास भी होंगे, लेकिन पेपर उसकी निस्बत बहुत टफ था। अगर आप पेपर देखना चाहें तो आपको पेपर अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि अभी पेपर कंडक्ट हुए ही तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक हुआ है, ईद से फ़ौरन पहले कंडक्ट हुआ था हमारा पेपर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इस हवाले से बनाए थे कि हुआ ये कि पेपर उन्होंने रीडिज़ाइन किया, ये कहते हैं ना रीमोडिफाई किया पेपर को। वो उन्होंने देखा कि पहले एक टॉपिक में से इस तरह एमसीक्यू आता था, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। जहाँ पे वो हमसे जवाब मांगते थे, उन्होंने सवाल देकर हमसे जवाब मांगा है या जवाब देकर सवाल मांगा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है पेपर में एमसीक्यू में फार्मा के कुछ टफ से। और सबसे ज़्यादा जो टफ पोर्शन था वो सर्जरी का। सर्जरी का मैं आपको बताऊँ, हुआ ये कि जितने भी ट्यूटर्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि सर्जरी आपने जीआईटी की करनी है, बाकी सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेनी है। और जो जीआईटी की सर्जरी है ना, अब्दुल वहाब डोगर की जो बुक है सिस्टेमिक और जनरल, सिस्टेमिक में से आपने जीआईटी सर्जरी बहुत अच्छी तरह क्रैम करनी है, सारी आपको आनी चाहिए, उसी में से पेपर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीआईटी सर्जरी में से सिर्फ टोटल 48 एमसीक्यू आते हैं सर्जरी के सेक्शन में से पेपर में, जीआईटी की सर्जरी में से टोटल 5 से 6 एमसीक्यूज़ आए। बाकी सारे एमसीक्यूज़ आउट ऑफ जीआईटी से, यानी अनकॉमन टॉपिक्स में से थे जो पिछले पेपरों में आते ही नहीं थे। मोस्टली एंडोक्राइन में से, थायराइड में से आए,
उसके अलावा ऐसे टॉपिक्स में से आए, यानी आरटीए, एमरजेंसी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इनमें से आए। और मोस्टली के आंसर्स बुक पे नहीं भी मिल रहे थे, क्योंकि उन्होंने ए टू जी बुक पे सारा एक्सप्लेन नहीं किया होता। लेकिन पेपर में जब सिनेरियो बेस आता है ना, कि एक पेशेंट आपके पास आया, एमरजेंसी में आया, उसको ये प्रॉब्लम है, बाद में एंड पे कोई ड्रग पूछ लेते हैं, या एंड पे कोई इसका मैनेजमेंट पूछ लेते हैं, इस तरह कोई करके पूछते हैं। लेकिन पेपर उस हिसाब से बहुत टफ था कि हमें बुक में हम MCQ रीड करते थे और हमें आंसर नहीं था मिल रहा हमें, क्योंकि पता ही नहीं था चल रहा है उतने टाइम में। और दूसरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हमारे पास पेपर जो होता है वो टोटल होता है 3 घंटे 20 मिनट का। लेकिन होता ये था कि इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती थी कि स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते और समझते समझते बंदे को 1 मिनट तक लग जाता था। उसके बाद MCQ चूज़ करने में होता ये था कि हमें जो सिखाया गया था कि आपने पेंसिल से उसके ऊपर नीचे लाइन लगाते जाना है, और आपने देखना है कि एंड पे जो आंसर नहीं है वो उसको रूल आउट कर देना है, उसके ऊपर क्रॉस लगा देना है। जो सही होंगे उनमें से चूज़ करना है कि ये वाला सही है। फिर उसके बाद आपने बबल फिल करना है। ऑनलाइन पेपर नहीं होता, पेपर ऐसे होता है जैसे MD कैट और E-कैट का एग्जाम आपने दिया है। आपको बबल शीट दी जाती है, आपने साथ साथ बबल फिल करने हैं। 1 मिनट में आपने सारा कुछ करना है। 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम है, 200 MCQ है, एक MCQ के लिए 1 मिनट है। तो इसमें यह था कि हमारे लिए इस दफ़ा टाइम प्रॉपरली मैनेज करना भी टफ हो रहा था काम। तो इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी हमारे जूनियर्स के लिए। अब मैंने सोचा था कि मैं उन्हें बताऊंगा कि आप लोगों ने तैयारी अब किस तरह करनी है, कि जो हमें चीज़ें जिनमें टफ़ लगा है, जिनमें हमने देखा है कि पेपर हमसे सोल्व नहीं हो पा रहा, और आपने किस तरह तैयारी करनी है, तो वो अब मैं आपको सारा सिनेरियो बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको 4 बुक्स के बारे में बताऊँगा जो आपने कम्प्लीटली पढ़ के जानी है। पढ़ के जाने का मतलब है कि आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल, आपको सारे टॉपिक्स का पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आपको बुक की A to Z लाइन जो है ना वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे पहले उसमें बुक आती है फर्स्ट एड का लेटेस्ट एडिशन आपके पास होना चाहिए। अब फर्स्ट एड को पढ़ने का एक तरीका है। फर्स्ट एड जो है ये एक रिव्यू बुक है। हर टॉपिक का रिव्यू, एक किस्म के नोट्स जो है ना, शॉर्ट नोट्स, वो वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। उस शॉर्ट नोट्स के पीछे बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है, जो कि 1 पेज 2 पेज और पूरे चैप्टर का भी बैकग्राउंड हो सकता है। अगर आप फर्स्ट एड के साथ गाइडन को रखेंगे, फर्स्ट एड का एक टॉपिक देखेंगे, गाइडन पे पूरा चैप्टर होगा उसका, और पूरे चैप्टर का मतलब 10 से 12 पेजेस का। उसका ये मतलब है कि फर्स्ट एड को पढ़ने के लिए आप खुद ही नहीं पढ़ सकते, आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, आपके पास प्रॉपर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपके पास जो बेसिक हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ना, फिजियो, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और जो बायोकेम है, हिस्टोलॉजी है, उसकी नॉलेज नहीं है हमारे पास। जब तक उसकी नॉलेज नहीं होगी, हमारी जो क्लिनिकल है ना वो क्लियर नहीं होंगे, हमें समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट एड को पढ़ने के लिए हमें किसी अच्छे ट्यूटर की ज़रूरत है। और मैं नहीं कहूँगा कि आप फलाने को सुने, किसी को इस बंदे को सुने, इस बंदे से पढ़ें। आपका जिसका दिल करता है ना, आपको जिससे समझ आती है, आप उससे पढ़ें। मेन जो चीज़ आपने देखनी है ना, कि इस बंदे से पढ़ने के बाद मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, आपने पास MCQs करके देखनी है। सिंपल, आपने कोई भी एक सिस्टम कर लेना है। आपने करना किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि आप यूट्यूब ओपन करें, आपने सपोज चले, आपने सबसे पहला सिस्टम जो है ना हमारी फर्स्ट एड की बुक पे, वो CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपने यूट्यूब पे लिखना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फ्रॉम फर्स्ट एड। जितने भी आपने सर्च करना है, जितने भी नीचे जिन्होंने फर्स्ट एड का CVS सिस्टम पढ़ाया होगा ना, जितने ट्यूटर्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिससे आपने पढ़ना है ना। और आपने कोशिश करनी है जो पाकिस्तानी ट्यूटर्स हैं ना उनसे पढ़ें, इंडियंस को ना पढ़ें, पाकिस्तानियों को पढ़ें, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी ट्यूटर्स ने बनाना है और थोड़ा बहुत कंसेप्ट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उन्होंने और बुक से पढ़ाया होगा, कंसेप्ट और बुक से लिया होगा उन्होंने। पाकिस्तानियों ने और बुक्स को प्रेफर करते हैं। तो आपने पाकिस्तानी ऑथर से पढ़ना है, ट्यूटर से, किसी से भी पढ़ लेना है, आपने पूरा सिस्टम आपने पढ़ना है। लेकिन आपने देखना है कि एक बंदा डेप्थ में जाके आपको पढ़ा रहा है, आपको प्रॉपर टॉपिक की समझ आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक बंदा रीड आउट कर रहा है सिर्फ बुक के ऊपर, वो आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बता के चलो रीड आउट कर रहा है, ऐसे नहीं है। प्रॉपर कंसेप्ट होना चाहिए उस चीज़ का। और जो बंदा फंडामेंटल तरीके से आपको पढ़ाता है, वही बंदा सही पढ़ाता है। जैसे कि एक टॉपिक है, इसका कुछ हिस्सा आगे वाले सिस्टम में फलां जगह पे है, तो उससे कंपेयर करके वो आपको पढ़ा रहा है, वो आपको बता भी रहा है कि इसका उसके साथ क्या लिंक है, इसका इम्यूनो के टॉपिक के साथ क्या लिंक है, इसका फलाने टॉपिक के साथ क्या लिंक है। इस तरह जो फंडामेंटल तरीके से आपको पढ़ाता है बंदा, असल स्टडी वो है। क्योंकि पेपर में उन्होंने एक सिस्टम से आपको MCQ नहीं देना, वहाँ पे लिखा होगा कि CVS का सिस्टम है तो CVS में से MCQ आएगा। वो 2-3 सिस्टम से घुमा के फिर आपके MCQ आके फार्मा में पूछ लेगा। तो फंडामेंटल तरीके से पढ़ना आपने सीखना है। उसके बाद फर्स्ट एड आपने इस तरह पढ़नी है, एक सिस्टम आपने किसी से भी पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास दूसरी बुक होनी चाहिए पास पेपर्स की, लेटेस्ट पास पेपर की बुक्स होनी चाहिए, किसी भी आपके पास ऑथर की, जितने भी हैं, हाफिज आतिफ है, मेडिकल है, उसके अलावा मेडिकल इसेंस है, तो इनमें से किसी की भी बुक लेनी चाहिए आपको। और आपने उसी सिस्टम के CVS के जब आपने फर्स्ट एड से कर लेना है,
आपने उसके पास एमसीक्यूज़ करने हैं उस बुक से। अगर आप देखते हैं कि उस बुक से मेरे मोस्टली एमसीक्यूज़ मुझे समझ आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि फ़लाँ टॉपिक से ये एमसीक्यू आया, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपके एमसीक्यू ठीक भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने सिस्टम को ठीक पढ़ा है। उसके बाद ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे आप एमसीक्यू करते जाएँ तो आपको पता चलता जाएगा कि यार फ़लाँ जगह पे मैंने वो वाला टॉपिक मुझे अच्छी तरह नहीं पढ़ाया गया, तो मैं कहीं और से पढ़ लेता हूँ। आप इस तरह कर सकते हैं। इस तरह आपने फर्स्ट एड सारी करनी है, और आपने फर्स्ट एड सारी करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है आपने। आप सिलेबस से मार्किंग कर सकते हैं पीएमडीसी के, लेकिन आपने फर्स्ट एड सारी करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, सारी ही सारी करनी है। दूसरी बुक को आपने क्या करना है, फर्स्ट एड को साथ रखना है और साथ ओपन आपने लेनी है हुसैन सत्तार की जो है पैथोमा, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी। वो बुक आपने क्या करनी है, पैथो है उसके ऊपर। जब फर्स्ट एड पे आप एक सिस्टम की पैथो पढ़ोगे, फर्स्ट एड पे पर लाइन वाइज है ना, पहले एम्ब्रियो है, फिर एनाटमी है, फिर फिजियो है, फिर पैथो है। जब आप पैथो पे पहुंचोगे तो आपने फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी साथ ओपन करनी है। जो टॉपिक आप पैथो पे पढ़ रहे होगे, आपने उस टॉपिक का लेक्चर लेने के बाद आपने पैथो से पढ़ना है, फिर आपने पैथो से रीड करके वहाँ पे मार्किंग कर लेनी है सारी। फिर आपने फर्स्ट एड से पढ़ना है, फिर आपने देखना है फर्स्ट एड पे क्या चीज़ें कम लिखी हुई हैं, जो पैथो पे ज़्यादा लिखी हैं फर्स्ट एड पे वो नहीं लिखी। फिर आपने पैथो से उठाकर वो सारी फर्स्ट एड पे नोट कर लेनी है, ताकि एट द एंड आप सिर्फ फर्स्ट एड को रिवाइज़ करो, आपको 2-2 बुक्स रिवाइज़ करनी ना पड़े। आपने अपनी बुक को एट द एंड जो प्रिपरेशन करनी ना आपने उसके लिए रेडी करना है। इस तरह आपने फर्स्ट एड और पैथोमा, जब आप सारी पैथोमा फर्स्ट एड पे नोट कर लोगे तो आप एट द एंड आपको पैथोमा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, पैथोमा नहीं आपके छोड़ के जानी, पैथोमा में से एज इट इज़ जो लाइन है ना पैथोमा की, उसमें से एमसीक्यू आ जाता है, तो आपने पैथोमा लाजमी करके जानी है। बहुत सारे आप टॉपिक्स और एमसीक्यूज आप देखोगे पास में से कि जो पैथोमा पे लिखे हुए हैं और फर्स्ट एड पे नहीं है, और जिन बच्चों ने पैथोमा पढ़ी होगी उनका वो एमसीक्यू ठीक होगा। इस तरह आपने करनी है। फर्स्ट एड आपकी रेडी है इस हवाले से। इसके बाद पीछे क्या रह जाता है, सर्जरी। सर्जरी आपने करनी है अब्दुल वहाब डोगर की, उनकी 2 बुक्स हैं, जनरल और सिस्टमिक। जनरल सारी करनी है, सिस्टमिक सारी करनी है। मैं अब आपको कोई नहीं कहूँगा कि आपने सिर्फ फलां सिस्टम करना है, जीआईटी करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, आपने सारी करके जानी है। जनरल जो सर्जरी है ना बहुत ईजी है, और जो सिस्टमिक है वो भी बहुत ईजी है। बस कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक केस होता है कि इसमें आपने ये सिनेरियो करना है, इसमें ये करना है। अब कुछ इस तरह के एमसीक्यू होते हैं कि एक बच्चे को कोई केमिकल इंजरी हुई है, कोई केमिकल उसकी आंख में चला गया, आपके पास एमरजेंसी में आया, उन्होंने बताया कि कोई ऐसा था लिक्विड वगैरह उसकी आंख में चला गया, केमिकल वगैरह, तो क्या करना है। उसका सिंपल आंसर ये होता है कि पानी से धोना है उसको 15-20 मिनट के लिए। उसमें नीचे होता है कि इरीगेशन विद वाटर, और बाकी कहते हैं कि आप लाइडोकेन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। सिंपल उसका आंसर क्या होता है, पानी से धोना है। इस तरह की चीज़ें आपने जनरल में सीखनी है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ एमसीक्यू से ही पता चलेंगी, बुक्स पे नहीं लिखी हुई। इस तरह आपने तैयारी करनी है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं जिनकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मार खाई है काफ़ी, वो ये थी कुछ माइनर सब्जेक्ट्स जिन पे स्टूडेंट्स फोकस ही नहीं करते, लेकिन जब पेपर में देखते हैं कि वो देखते हैं कि हम मेडिसिन और सर्जरी और पैथोमा, एनाटमी और फिजियो के एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो हमारा पेपर में से 120 से ज़्यादा एमसीक्यू ठीक हो जाएंगे, तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन जब सारा पेपर ही टफ आए तो उनमें से एमसीक्यूज़ काफ़ी गलत होते हैं। जब सर्जरी का पोर्शन इतना टफ आ जाए कि आपके आधे से ज़्यादा एमसीक्यू गलत हो रहे हैं, तो आपके 100 एमसीक्यू भी ठीक नहीं हो पाते। फिर आप देखते हैं कि मेरे जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो तो मैंने किए ही नहीं थे, उनके एमसीक्यू मैंने वैसे ही छोड़ दिए हैं, तो उनकी वजह से मैं पेपर में फेल हो रहा हूँ। तो ये ज़्यादा इशू है। माइनर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपने लाजमी करके जाने, आपने छोड़ना नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि आपने अगर सर्जरी पे इतना फोकस नहीं किया, अगर आप माइनर पे ज़्यादा करोगे ना तो आप पक्का पास होगे। तो मैं आपको बताऊँ कौन कौन से हैं। फोरेंसिक मेडिसिन, उसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन, उसके अलावा इसमें आता है ENT, ऑफ्थेमोलॉजी, बायोकेम और एनाटमी। ये जो 6 सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए हैं ना, ये आपने सारे किसी अच्छे ट्यूटर से पढ़ के, अच्छी बुक से पढ़ के, इनको नोट करके, अपने नोट्स बना के, रिवाइज़ करके, इनके सारे पास एमसीक्यूज़ करके जाना है। इनको नहीं छोड़ना आपने। मैं बताऊँ, इनमें से आपके 30+ एमसीक्यूज़ आने हैं। अगर ये आपके ठीक हो गए ना तो आप पक्का पेपर में पास हो। हमारे पेपर में ये हुआ कि हमें ये था कि हम बाकी जो सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यू है ना वो कर लेंगे, ये हमने किए, लेकिन सब ने नहीं किए और ना इनके ऊपर इतना फोकस किया, और यही हुआ कि पेपर में ये वाले एमसीक्यूज़ किसी बच्चे को भी नहीं आते थे। मैं आपको गारंटी से बात कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जाने वाले थे और मेरा पूरा बैच था, और हमारे सीनियर्स भी थे जो पेपर दे रहे थे, हमारे साथ थे। और ओवरऑल चाइना के स्टूडेंट्स थे, रशिया के स्टूडेंट्स थे, कज़ाकिस्तान के, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के वो थे। लेकिन मैं बताऊँ, किसी ने भी इन जो सब्जेक्ट्स हैं ना इनके एमसीक्यूज़ नहीं किए थे, ना इनको इन टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ा हुआ था। आप अगर इनको अच्छी तरह करके जाएंगे, सारी सर्जरी को अच्छी तरह करके जाएंगे, फर्स्ट एड को अच्छी तरह करके जाएंगे, आपको पेपर सारा आता होगा। नो डाउट के पेपर में से फिर भी ऑलमोस्ट 20 to 25 या 30 एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं जो आपको ना आते हों। और मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने पेपर किस तरह सोल्व करना है। ये जो सारी हर्डल्स मैंने आपको बताई हैं, ये थी जो हमें फेस करनी पड़ी हैं, और मैंने आपको तरीका बताया कि अब आपने तैयारी किस बेस पे करनी है, किस तरह करनी है।
अब आपको मैं बताता हूँ कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो है ना वो आपने किस तरह करनी है, उनमें भी बहुत सारे बच्चों ने मार खाई है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर होता है 3 घंटे 20 मिनट का, 200 एमसीक्यू होते हैं और ऑलमोस्ट 1 मिनट होता है एक एमसीक्यू के लिए। उसमें आपने एमसीक्यू को रीड करना है और बबल फिल करना है, ये आपने 1 मिनट में करना है सारा काम। उसके अलावा उस 3 घंटे 20 मिनट के अंदर होता ये है कि अटेंडेंस भी लगती है, आपने अटेंडेंस वो 3-4 अपने नाम लिखने हैं, साइन वगैरह करने हैं और आईडी कार्ड लिखना होता है। और उसके अलावा ये होता है कि 1-2 मरतबा वो सीरियल नंबर लेने आ जाते हैं, यानी कि मैं बताऊँ आपके 3 से 4 मिनट ज़ाया हो जाते हैं इसमें। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। हमारी दफ़ा ये हुआ है कि मेरे 3 से 4 मिनट ऐसे भी ज़ाया हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जो पास पेपर्स आते रहे उनमें ये था कि वन लाइनर जो एमसीक्यूज़ थे ना वो थे ऑलमोस्ट 60 टू 70 टू 80 एमसीक्यूज़ जो थे वो वन लाइनर थे, यानी 1 से 1.5 लाइन का एमसीक्यू आया, नीचे ऑप्शन है और हमने सेलेक्ट किया है। ये वाला एमसीक्यूज़ 25 से 30 सेकंड में हो जाता है, बबल भी फिल हो जाता है क्योंकि ईजी होता है। मोस्टली एनाटमी के, फिजियो के और कुछ होते हैं फोरेंसिक मेडिसिन, इस तरह के जो होते हैं ना सब्जेक्ट इनमें से आते हैं। लेकिन हमारी दफ़ा जो पेपर हुआ है उसमें ये हुआ कि 12 से 13 आए हैं सिर्फ वन लाइनर एमसीक्यूज़, बाकी सब में सिनेरियो बेस्ड थे। 4 से 5 लाइनों का सिनेरियो था, उन्हें सोल्व करने की स्ट्रेटजी तो सारा कुछ हम करके गए थे, लेकिन पेपर में टाइम लग रहा था 1 मिनट से ज़्यादा। तो मुझे पता है कि मेरे मोस्टली एमसीक्यूज़ जो थे ना 90% एमसीक्यूज़ के एक मिनट से ज़्यादा ले रहे थे, वो टाइम नहीं सोल्व हो पा रहे थे क्योंकि टफ थे, पेपर रीमोडिफाई था। जो हम चीज़ें समझ के गए थे हमारे दिमाग में थी, जिन टॉपिक्स को हम अच्छी तरह क्रैम करके गए थे, उन्होंने या तो वो टॉपिक दिए नहीं, अगर वो टॉपिक दिए हैं तो उन एमसीक्यूज़ को ऐसे मॉडिफाई किया था कि वो पहले कभी आया ही ना हो और वो इतना अनकॉमन टॉपिक हो कि बच्चे का ज़हन ही ना जाए इस तरफ, या बच्चे ने वो टॉपिक को अच्छी तरह किया ही ना हो। मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेपर किस तरह सोल्व करना है। पेपर सोल्व करने की 2 स्ट्रेटजीज़ हैं। एक तो ये है कि आपको वो पूरा तकरीबन 200 एमसीक्यूज़ की वो दे देते हैं कॉपी टाइप और साथ में बबल फिल करने के लिए वो शीट दे देते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक पूरे पेज के एमसीक्यूज़ आप मार्क कर लो, उसके बाद उस पेज के एमसीक्यूज़ आप बबल के ऊपर फिल कर लो। या फिर ये कर सकते हो, एक एक एमसीक्यू जैसे जैसे आपका ठीक हो रहा है वैसे वैसे आप फिल करते जाओ, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन आपने अपना टाइम मैनेज करना है, मेन चीज़ टाइम है। और बहुत सारे ट्यूटर्स आपको कहते हैं कि आपने स्टार्टिंग में पेपर समझ के रीड करके स्लो सारा कुछ, वो ठीक कहते हैं आपने ऐसे करना है, लेकिन आपने स्लो नहीं सकनी अपनी स्पीड। स्टार्टिंग में हमारे साथ ये हुआ, हमारा पेपर जैसे जैसे टफ होता गया हमारी स्पीड स्लो होती गई, हमारा एक एक एमसीक्यू को 1.5 से 2 मिनट लगते गए। जैसे ही आपका 1 मिनट से ज़्यादा लगना शुरू होगा ना, आपने समझ जाना है कि मेरे एंड पे एमसीक्यूज़ रह जाएंगे, आपने वहाँ पे स्पीड पकड़नी है। आपको ये चीज़ ज़हन में पता होनी चाहिए कि मैं स्पीड पकड़ूंगा तो मेरा कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो गलत हो जाएंगे, जो मुझे समझ नहीं आएगी, तेज़ी में मैं गलत आंसर लगा दूंगा, ऐसे पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपने अपने आप को तैयार करके जाना है। तैयार आपने किस तरह करना है, आपने सारे पास एमसीक्यूज़ करने हैं, सबके मॉक एग्ज़ाम करने हैं। आपको पता है मॉक एग्ज़ाम्स आपका आजकल व्हाट्सएप पे आ जाते हैं PDF की फॉर्म में, सबके ग्रुप्स में। अपने दोस्तों से मंगवाएं, आपके दोस्त किसी और अकेडमी में तैयारी कर रहे होंगे, आप कहीं और तैयारी कर रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, आपको मॉक एग्ज़ाम सबके आ जाएंगे, वो सारे सोल्व करें। उससे जो होगा वो ये होगा कि आपको पेपर सोल्व करने की स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा। हो सकता है कि आपको अभी प्रॉपर, कुछ बच्चों को इन्होंने MD कार्ड नहीं दिया होगा, तो आप ये करें, घर में बैठ के आप प्रॉपर पहले कुछ MCQs लें। अगर आपने 50 MCQ लिए हैं तो 50 मिनट का टाइम लगाएं, उनको सोल्व करें और बबल फिल करें। आप देखें कितनी देर में ये सारा कुछ कर सकते हैं और आप कैसे टैकल करते हैं MCQs को। और जब आपने MCQ रीड करना है, जो जो पॉइंट्स होंगे, उन्होंने बताया कि एक पेशेंट को फीवर है, उसको पेन हो रही है, फटीग है, उसके अलावा उसको जॉन्डिस है, उसको ये प्रॉब्लम, जो जो ये वर्ड है ना आपने हाईलाइट करते जाने। अच्छा, फीवर है, फटीग है, जॉन्डिस है, ये है, उन्होंने नीचे ये बताया हमें, तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ अ डायग्नोसिस, तो आपने फिर डायग्नोसिस, अच्छा इसमें ये हो सकता है, ये सारा आपने लाइन लगाते जाना है उन वर्डिंग के नीचे। उसके अलावा जो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हमारे सर ने हमें बताई थी, वो ये थी कि जब आप पेपर MCQ रीड कर रहे होगे तो आपको 1 से 2 जो ऑप्शन होंगे वो तो उसी वक्त रूल आउट हो जाएंगे। रूल आउट यानी कि आपकी सीन में आ नहीं यार ये तो नहीं है, अब ये वाले होंगे तो मैंने इनमें से चूज़ करना है, ये वाला कौन सा। जो नहीं होंगे ना उनको आपने क्रॉस कर देना है। उसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर आप MCQ छोड़ते भी हो, एंड पे अगर आप लगाते हो तो आपको सारे MCQ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा अच्छा ये वाला MCQ सिर्फ 2 में से चूज़ करना है, तो अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो फिर वो 50-50 होता है कि ये वाला मोस्टली ठीक हो जाएगा मेरा। आपने इस तरह पेपर को सोल्व करना है। और मैं बताऊँ टाइम मैनेजमेंट, मेन चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। हमारे पेपर में जो इशू हुआ है ना, बच्चों के MCQs रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से रहे हैं। हुआ ये था कि हमें ये बताया गया था कि आपने प्रॉपर आराम आराम से पेपर करना है, ऐसे करना है, ये करना है, लाइनें लगानी है। उस चक्कर में हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ और ये था कि पेपर टफ भी था। जो पास MCQ करते थे, मैं बताऊँ, मैं पास MCQ जो कर रहा था ना, मैं 25 से 30 सेकंड में MCQ करके बबल भी फिल कर लेता होता था जब मैं पास MCQ से प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन पेपर में 1.5 मिनट लग रहा था, 1.5 मिनट। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि 1.5 मिनट एक MCQ के लिए कैसे लग सकता है। जब आप वहाँ बैठ के स्टेटमेंट रीड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 1.5 मिनट कैसे लग जाता है। और जब 1.5 मिनट लग रहा होगा, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा होगा ना, तब आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए मेरी
कि हमारे एंड में एमसीक्यूज रह जाएंगे और आपने स्पीड पकड़नी है, और आपने स्टार्टिंग में ही स्पीड पकड़नी है। अगर आप स्टार्टिंग में स्पीड पकड़ोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। अगर आप स्लो जाओगे, नहीं मैं स्टार्टिंग में स्लो करूँगा ये वो, नहीं, फिर आपके पेपर में एमसीक्यूज रह जाएंगे एंड पे, ऐसे नहीं आपको फ़ायदा होगा। और आपने दूसरी बात ये करनी है कि आप, हो सकता है कि आपको सर्जरी ज़्यादा अच्छी आती हो, मेडिसिन का पोर्शन ज़्यादा अच्छा आता हो, गायनी का पोर्शन ज़्यादा अच्छा आता हो। अगर ज़्यादा अच्छा नहीं भी आता तो आप कोशिश करें कि सर्जरी के पोर्शन से स्टार्ट करें, सर्जरी और मेडिसिन से फिर आप पीछे को आएँ। तो उसमें ये होगा कि जो स्टार्टिंग वाले पोर्शन है ना, जैसे एनाटमी हो गया, फिजियो हो गया, बायोकेम और फोरेंसिक मेडिसिन, अगर आप ये अच्छी तरह करके गए हैं तो इनके एमसीक्यू ईजी होते हैं, ये आपसे जल्दी हो जाएंगे, 1 मिनट से कम टाइम लगता है। एंड पे एक मिनट से कम टाइम अगर होगा तो ये वाले एमसीक्यू जल्दी हो जाएंगे। अगर आप एंड के लिए सर्जरी के एमसीक्यू रखेंगे, 5 से 6 लाइनों का सिनेरियो होता है, वो 1 मिनट से भी कम में कभी हो ही नहीं सकता, उसके लिए कम से कम 1.5 मिनट लगेगा। तो आप स्टार्टिंग वहाँ से करें और तेज़ी से करें। ये वो बातें हैं जो पेपर में बैठ के मैंने सीखी हैं, ये मुझे पहले किसी ने नहीं बताई थी। तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है और इस वीडियो को अपने सारे जूनियर्स जितने भी बच्चों ने देना है उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और मैं पहले भी सारी गाइडेंस वीडियोस बनाता आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमने पेपर सोल्व कैसे करना है। एनआरई के सिलेबस के हवाले से, एनआरई के जो स्टडी पैटर्न है उसके हवाले से पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन वीडियोज़ की निस्बत और उन सारे बच्चों की निस्बत, क्योंकि अब आइंदा आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, हमें नहीं पता वो ईजी होगा, टफ़ होगा, लेकिन मेरा ये माइंड कहता है कि एग्ज़ाम ईजी नहीं होगा, क्योंकि यूएचएस और ये नम्स वाले हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं। 1-2 दफ़ा पेपर इजी देते हैं, उसके बाद टफ़ देते हैं, जानबूझ के पेपर टफ़ देते हैं। आप पेपर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर मॉडिफाई किया हुआ है, बाकायदा उन्होंने खुद बैठ के सोचा हुआ है कि हमने एमसीक्यू ऐसे बनाना है। और आप जब एमसीक्यू करते जाओगे ना, आपको साफ नज़र आएगा ये एमसीक्यू पिछले किसी पेपर में नहीं आया। मैं आपको अपना बताऊँ, मैं 2018 तकरीबन 15 के बाद वाले से जो पास पेपर से ना मैं वो करके गया था, और 2025 का हमने एग्ज़ाम दिया है, और पास पेपर कितने आए हैं? 10 से 12 आए होंगे। 2021, 22, 23, 24 वाले जो पेपर्स में पास पेपर आते थे ना, वो 50 से 60% पास पेपर आते थे, यानी 100+ पास होना कितना ईजी था उसमें। लेकिन हमारे वाले पेपर में 100 एमसीक्यू भी नहीं हो पा रहे थे। टाइम कितना था? 3 घंटे 20 मिनट। तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं बच्चों को, लेकिन ये आपने वीडियो लाजमी सुननी है, अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करनी है, उन्हें बताना है कि आपने पेपर इस तरह सोल्व करना है, और आपने खुद ये सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है। और मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और के सेशन लेने की ज़रूरत है, भाई बताओ कि वीडियो पेपर कैसे करना है, ये सारी वो बातें हैं जो आपको A to Z पेपर में पास करवाएंगे, आप पूरी तरह फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आपकी तैयारी और आपकी प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए कि आपको ये मेरी बातें पेपर में याद हैं, तो आप उसी वक्त स्पीड पकड़ो, अपने एमसीक्यू करते जाओ, आपके एमसीक्यू ठीक होते जाएँ। इस तरह आपने पेपर को सोल्व करना है। बाकी अगर मैं अपना आपको बताऊँ कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी, तो हमारे सारे हैं पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं, उन्होंने USMLE भी पास किया हुआ है, FCPS भी दिया हुआ है, और चूँकि मैं उधर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उधर हमें वो NRE की क्लासेस देते थे, हमने उनसे तैयारी की। और हमारे उनकी जो है ना वेबसाइट, फोकस्ड ब्रेन बाय डॉक्टर मोहम्मद अली, मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने लेक्चर वगैरह अपलोड किए हुए हैं, और यूट्यूब पे भी अगर आप उन्हें सर्च करेंगे तो आपको जो मॉक और डेमो लेक्चर्स हैं वगैरह वो सारे मिल जाएंगे। मैंने देखा है कि जितने भी इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्यूटर्स हैं, उनसे तो वो बहुत अच्छे हैं, और हमने उनसे ही पढ़ा है, उन्होंने बहुत अच्छा हमें पढ़ाया है। वो अलग बात है कि जिन्होंने पेपर बनाया, उन्होंने एक अनकॉमन से टॉपिक्स उठा के वहाँ से पेपर बनाया, या सर्जरी वहाँ से उठाई है जो पिछले कई सालों से वहाँ से आती नहीं है, और अजीब से MCQs बनाए हैं कि आप एक दफ़ा हैरान हो जाते हो। लेकिन आपको ये है कि आपकी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए, और तैयारी करने का और पेपर करने का पैटर्न मैंने आपको सारा बता दिया है। और मैं बताऊं कि इस सारे सिनेरियो में आपकी जो अच्छे वाली तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 1 साल चाहिए। अगर आप कहो ना, जिस तरह का इस बार पेपर आया है ना, उसको देखते हो, अगर आप कहो कि मैं 3 से 4 माह में तैयारी कर लूँगा, डिग्री लेकर आऊँ, उसके बाद एग्ज़ाम में 3-4 माह होते हैं तो मैं तैयारी कर लूँगा, नहीं, आपसे तैयारी नहीं ऐसे होगी। आपसे आधे से ज़्यादा पेपर भी आपका नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम 1 साल चाहिए। होता ये है कि मोस्टली आप अपने सेकंड लास्ट ईयर से तैयारी करनी शुरू करें, किसी अच्छे ट्यूटर को पकड़ें, सारी फर्स्ट एड पढ़ें, सर्जरी लाजमी पढ़ें। और सर्जरी पढ़ने का मेन तरीका ऐसे होता है कि आप जो सिस्टम पढ़ रहे हैं उसके साथ उसकी सर्जरी पढ़ लें। CVS पढ़ा है, उसके साथ उसकी सर्जरी पढ़ें। एंडो पढ़ा है, एंडो के साथ उसकी सर्जरी पढ़ें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि उस सिस्टम की इतनी अच्छी समझ आ जाएगी, और दोबारा जब सर्जरी पढ़ेंगे तो आपको नई चीज़ें नहीं समझ आएंगी, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि सर्जरी में क्या लिखा हुआ है, और जो हमारे पास फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड पे क्या लिखा हुआ है। और जब पास MCQ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पास MCQ के ऊपर सर्जरी और मेडिसिन के इकट्ठे MCQs हैं, तो बंदा देखते हैं यार फर्स्ट एड के ऊपर तो MCQ है ही नहीं है, ये वाला वो सर्जरी पे लिखा होता है। तो इस तरह आपने करना है, जो सिस्टम करना है उसके साथ सर्जरी करनी है, बायोगैम लाजमी करनी है, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी ये लाजमी करनी है, ENT ओफ्था ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये लाजमी करनी है,
फर्स्ट एड को आपको पता है, फर्स्ट एड के ऊपर जो न्यूरो के एंड पे ENT का एक पेज दिया हुआ है वो काफ़ी नहीं है। आपने ENT सारी करके जानी है, जितनी सिलेबस आप PMDC ने दिया हुआ है उससे मार्क करके आप जो डिंगरा की बुक है वहाँ से कर सकते हैं ENT। उसके अलावा जो है हमारे पास ओफ्था आपने ये करनी है कि फर्स्ट एड पे है ओफ्था, लेकिन 50% है, सारी नहीं है। तो आपने ओफ्था भी अलग से जो पैथोलॉजीज़ हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो आपने करके जानी है। फर्स्ट एड पे नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाए वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो अलग से बुक लें ओफ्था की, वहाँ से करके जाएँ। ये लाजमी करके जाने, इन्हीं MCQs ने आपको बचाना है पेपर में। मैं आपको बताऊँ, सर्जरी आप जितनी मर्जी कर लें, सर्जरी के फिर भी मैं आपको श्योरिटी दूंगा कि आपको 50% MCQs आते होंगे। उसमें से 25% नेक्स्ट वाले ऐसे होंगे जो आपने तुक्के लगाने हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। लेकिन ये जो मैंने पिछले टॉपिक्स बताए हैं माइनर्स वाले, इनमें से आपने MCQ ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने हैं ताकि आपके 120+ MCQ ठीक हो, आप सेफ जोन में आ जाएं। उसके बाद आप पेपर को बैठ के देखें, यार ये वाला मेरा टॉपिक अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, ये वाला पोर्शन कमज़ोर था मेरा, ये तो हो कि आप आइंदा आने वाले अपने जूनियर्स को बता सकें ये सारी बातें। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप ये वीडियो लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके जूनियर्स हैं, आपके जानने वाले रिश्तेदार, बहन भाई जिन्होंने NRE एग्ज़ाम में अपीयर होना है, और वो अगर उन्हें इसके अलावा भी कोई गाइडेंस चाहिए NRE एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का अपना लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो करें, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जैसे फ्री होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और बाकी जो मेन बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, जानने वाली बातें हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में सारी एक्सप्लेन कर दी है। वीडियो A to Z सुनेंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी, यार मैंने पेपर इस तरह प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके मुताबिक करके जाएंगे तो आपको ये हो जाएगा कि यार मैं पेपर अब सोल्व कर सकता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे किसी और बंदे से सुनने की, किसी और बंदे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। मुझे किसी और बंदे को हायर करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे बताओ, मुझे समझाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल एक वीडियो देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको ईज़िली सारा पता चल जाएगा। और वैसे भी जब आप ये सारी तैयारी कर लेंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यार अच्छा इस तरह का MCQ आता है और मैं इस तरह टैकल कर लूँगा। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोस टू अदर पीपल। होप सो ये वीडियो YouTube, Facebook हर जगह आपको अवेलेबल होगी, वहाँ पे शेयर भी करें लाजमी। शुक्रिया।